ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फ्री में ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। कैसे, उसके लिए जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, होम पेज पे ऐसे ही खुल करके आ जाएगा और पहला ही ऑप्शन है आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट। इस पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीवीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है एग्जाम में आए हुए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन बड़े आसान है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में ग्लोबल आईटी सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, यहाँ देखिए आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम पेपर, सब यहाँ पे ऑप्शन है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए। नीचे को स्लाइड कीजिए, नीचे स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ ऑप्शन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, सब कई सारे ऑप्शन है। फिटर थ्योरी क्लिक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ आता है तो यहाँ से बंद कर लीजिएगा। नीचे को स्लाइड कर लेंगे। अब यहाँ देखिए पूछेगा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर क्या फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। नीचे को स्लाइड कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके सामने फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ, यहाँ पे 10 पार्ट है। आप क्लिक करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो इसके नीचे फिटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आप एग्जाम में आए हुए आंसर शीट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, होम पेज पे जब आप पहुंचेंगे तो पहला ही टैब किसका था, जो पहला ही टैब है आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, बस नीचे स्लाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा फिटर थ्योरी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, जो भी देना है 5 देना, 5 वाले क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन आ गया, अपना टिक करते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, टिक करते रहिए, नेक्स्ट करते रहिए, टिक करते रहिए और नेक्स्ट करते रहिए। देखिए कितना आसान है, बस टिक किया और क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, बिल्कुल स्मूथ चलता है। आप लोग चेक करके देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज का अब हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग। इस रिवेटिंग में दोष क्या है, फॉल्ट क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं, पिछले पार्ट में हुआ है, फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, पहला करा बर बिटवीन प्लेट, प्लेट्स के बीच में बर आ जाना, ये मैंने आपको बताया था। यह वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ दोनों प्लेट बिल्कुल चिपकी हुई है, लेकिन यहाँ दोनों प्लेट के बीच में ब्लैक ब्लैक सा डॉट जैसा दिख रहा है, जिससे इनके बीच में गैप आ गया, यही हमारा क्या है, बर है। बर कैसे आता है, मैंने बताया था कि जब भी हमारी शेयरिंग मशीन में क्या हो, दोनों ब्लेड के बीच में क्लियरेंस ज्यादा हो जाए, टू मच क्लियरेंस, जब क्लियरेंस ज्यादा हो जाए, अत्यधिक क्लियरेंस हो जाए, उस केस में क्या होता है, जब हम किसी शीट मेटल को काटते हैं तो बिल्कुल ऐसा सीधा कटना चाहिए, तो बिल्कुल सीधा ना कट करके लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उसका यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बर टाइप का बन जाता है। तो इसी तरह को जब बर बनेगा तो देखिए, जब दूसरी सीट आएगी तो चिपकी रहेगी, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, गैप आ जाती है इसी बर की वजह से। तो वही दोनों बर आ गए, तो किस वजह से होता है, जब हमारा जो शेयरिंग मशीन है उनके दोनों ब्लेडों के बीच में ज्यादा क्लियरेंस आ जाए। ठीक है, पीछे बात हुई थी इसके बारे में। रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है। ये वाला देखिए, इसमें क्या है, इधर जो रिवेट का हेड है और जो यह सैंक है, सैंक का जो सेंटर है वही रिवेट के हेड का भी सेंटर है, बिल्कुल ठीक है। जितना दूरी इधर सैंक से उतना दूरी इधर से सेंटर में है। लेकिन ऊपर देखिए, सैंक से इस हेड की दूरी इधर इतना ज्यादा, इधर थोड़ा सा, मतलब रिवेट का हेड का अगर देखा जाए, ऊपर जो हेड बना है इसका सेंटर लगभग यहाँ आएगा और सैंक का सेंटर है, दोनों का सेंटर अलग हो गया। तो ये बोलते हैं कि रिवेट हेड नॉट सेंटर, रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, सेंटर ना होकर थोड़ा सा बाएं साइड खिसक गया, दोनों सेंटर अलग हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है, टू मच अलाउंस गिवन। ठीक है, कि अलाउंस बहुत ज्यादा दिया गया। देखिए यहाँ पे जो अलाउंस की बात आई है तो मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। दरअसल आपके रिवेट में होता क्या है, रिवेट में ना एक चीज आता है, जो हमारे रिवेट होती है ना, क्लियरेंस की बात आती है, उसमें इंटरफेरेंस, रिवेट इंटरफेरेंस। कई बार एग्जाम में पूछता है कि रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। तो जब हमारी कोई रिवेट दी गई होती है, जैसे हमारे पास एक रिवेट है, तो रिवेट का क्या होगा, रिवेट का हेड बना होगा इस तरह से, ये हमारे पास क्या है भाई, इधर रिवेट का हेड बना हुआ, और एक साइड हमारा क्या होता है, रिवेट का टेल बना होता है ना। पहले हम लोग रिवेट को किसी भी दो पार्ट के बीच में डालते हैं, डालने के बाद फिर दोनों सीट को नजदीक लाने के बाद में दूसरी साइड भी हम लोग क्या करते हैं, हेड बना देते हैं। तो दूसरी साइड हेड बनाने के लिए, जैसे इधर भी हम क्या करेंगे, बाद में इस साइड भी हम लोग हेड बना देंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, बाद में पीट पीट करके इसको भी हेड के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो दूसरी साइड जो हेड के लिए जितनी लंबाई छोड़ी गई होती है, दूसरी साइड हेड बनाने के लिए जो लंबाई छोड़ी जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवेट इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रिवेट इंटरफेरेंस।
आई बात समझ में? किसको रिविट इंटरफेरेंस कह रहे हैं? तो जो हमारी रिविट होती है, रिविट को पार्ट्स में डालने के बाद रिविट का जो दूसरा सिरा, दूसरा छोर होता है, उधर जो हेड बनाने के लिए जितनी लंबाई यूज की जाती है, यह जो हमारा सैंक है, सैंक की जितनी लंबाई हमने यूज किया, ठीक है, रिविट के दूसरी साइड हेड बनाने के लिए सैंक पे जितनी लंबाई हमें अवेलेबल होती है हेड बनाने के लिए, तो जितनी लंबाई हमने यूज किया उसका हेड को परिवर्तित करने में उतने उस पूरी लंबाई को हम लोग क्या कह देते हैं? रिविट इंटरफेरेंस बोल देते हैं। कि कितना अवेलेबल रहा, सैंक पे हमारा जितना हिस्सा रहता है रिविट का हेड बनाने के लिए, जितनी लंबाई हमें सैंक का मिलता है, वही टोटल लंबाई रिविट इंटरफेरेंस कहलाती है, जो उसके हेड बनाने में काम आती है। ठीक है, अब यहां समझिएगा, यहां क्या कह रहा था? यहां कह रहा था टू मच अलाउंस गिवन, कि जो हमें यह लंबाई दी गई थी हेड बनाने के लिए, जो रिविट इंटरफेरेंस दिया जा रहा है, जो अलाउंस दिया जा रहा है, जो छूट दी जा रही है, अगर ये ज्यादा दे दी जाए, जितना हमें जरूरत है, जरूरत से हमें क्या हो, जरूरत से हमें ज्यादा मिल जाए, जरूरत से ज्यादा मिल जाए, हमें पता चला लंबाई के लिए इतना ही चाहिए था, आपको इतना यहां तक दे दिया जाए, रिविट इंटरफेरेंस के लिए क्या किया जाए, हमें यहां तक इतना ज्यादा दे दिया जाए, हमें जरूरत कितनी थी, इतनी की जरूरत थी, लेकिन आपको उससे ज्यादा दे दिया गया। ज्यादा दे दिया जाएगा तो जब आप हेड बनाओगे तो क्या होगा? तो इस फिगर में देखिए, अगर जितना जरूरत है उतना दिया था तो जैसे नॉर्मल हेड बन रहा है ऐसे ही हेड बन जाता, पर मटेरियल ज्यादा हो गया तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमें ज्यादा दे दिया गया, सैंक का ज्यादा लंबाई मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस दे दिया गया हेड बनाने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा अलाउंस दे दिया जाएगा तो बाद में क्या होगा? देख रहे हैं थोड़ा सा इधर भी हिस्सा फैल गया है और थोड़ा सा हिस्सा जब भी आकर के यहाँ कॉर्नर फैल गया, क्योंकि वह एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो जब आप हेड बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल तो दोनों साइड एक्स्ट्रा फैल जाएगा, ज्यादा मटेरियल पड़ रहा है तो फैल जाएगा। तो ये टू मैच अलाउंस, जब अलाउंस ज्यादा दे दिया जाएगा हेड बनाने के लिए, ज्यादा लंबाई दे दी जाएगी, ज्यादा इंटरफेरेंस दे दी जाएगी, तो वो दिक्कत करेगा। वो क्या होगा? हेड जब बनेगा तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो दोनों साइड फैल करके निकल जाएगा, हेड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या? होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन द लाइन। ठीक है, प्लेट होल पर अलाइन होना चाहिए था, प्लेट होल पर एक सीध में नहीं है। इस वाले क्वेश्चन देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा जो यहाँ पे दे रखा है। देखिए नीचे वाला जो हमारा प्लेट है इसका होल देखिए यहां से लेकर के यहां तक दिया गया, ये रिविट है बीच में नीचे वाली प्लेट की, ऊपर वाली प्लेट का होल देखिए यहां से लेकर के यहां तक दिया गया, तो है ना, ऊपर का होल उधर इधर, मतलब दोनों एक सीध में नहीं है, दोनों होल एलाइड नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या रिविट डाले होते, सॉरी ड्रिफ्ट डाले होते, ड्रिफ्ट डाल करके तो एलाइड किया जाता है दोनों होल को। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, पहले पिछली क्लासेस देख लीजिएगा पार्ट 13 तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि इस होल को एक सीध में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रिफ्ट लगाते थे, इसलिए ड्रिफ्ट यूज नहीं किया गया था, इसलिए दोनों होल एक सेंटर में नहीं और उसी पर हमने रिविट लगा दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता था? मैंने बताया स्टेक आपका सपोर्टिंग पीस है, जो आपको जो शीट मेटल है उसको किसी आकृति में बदलने में सपोर्ट प्रदान करता है। तो देख लेते हैं बारी बारी से। पहला है फनल स्टेक। यह जो है ना, देखिए फनल का मतलब एक तरह से हो गया आपका कीप की आकृति वाला शंकु। जैसे आपके पास शंकु होता है ना, शंकु कुछ इस आकृति का होता है ना, तो शंकु को अगर आधा काट दे तो आधा काट के इस पे रख दिया गया है, तो जहां भी शंकु को आधा काट करके इस पे रख दिया गया इस टाइप का, देखिए शंकु को आधा काट के रख दिया गया, तो फनल स्टेक कहलाता है। इसकी आकृति देखा ना, कीप, इसकी मतलब अगर किसी जॉब को हमें कीप की आकृति में मोड़ना हो, वक्राकार आकृति में मोड़ना हो, तो इस पे रख करके बिल्कुल आसानी से मोड़ा जा सकता है। फनल का हिंदी कीप होता है। क्या कीप? जो आप लोग गांव में कुप्पी बोल देते हो, जिससे तेल डाला जाता है, कुप्पी होता है ना, जिससे हम लोग तेल डालते हैं, इस तरह से रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे लंबा सा कीप होता है, कुप्पी। ठीक है, तो कीप की आकृति में मोड़ने के लिए भी हम लोग इस फनल स्टेक का यूज करते हैं। हैचेट स्टेक, तो यह जो है आपके सामने यह है डियर हमारा क्या हैचेट स्टेक। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, बिल्कुल शार्प पेज होता है। कैसा होता है? शार्प पेज होता है। यहाँ देखिए एक साइड बेवल किया गया होता है, एक साइड बिल्कुल सीधा होता है। तो जब हमें किसी शीट मेटल को किसी जगह पे क्या शार्प बेंड, तीक्ष्ण मोड़ बनाना हो, शार्प बेंड करना हो, तीक्ष्ण मोड़ बनाना हो, मतलब सीधे मोड़ देना, जैसे हमारी जॉब है तो इसको बिल्कुल सीधे मोड़ दीजिए। और एक होता है कि ऐसे है तो ऐसे घुलाइए, मतलब सीधे कैसे मुड़ेगा? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे सपोर्ट प्रदान करेंगे, जॉब को सीधा रखेंगे, इस पे यहाँ पे हम लोग जॉब को सीधा रखेंगे और दूसरी साइड क्या करेंगे, हैमर से प्रहार कर देंगे, तो ये जस्ट इसी किनारे के सपोर्ट मिल जाएगा और ये बिल्कुल सीधे मुड़ जाएगा। तो जहां पे शार्प बेंड, तीक्ष्ण धार पे हमें मोड़ना हो तो वहां पे हम लोग हैचेट स्टेक यूज कर लेते हैं। ठीक है, या इसका जो ऊपर है देख रहे हैं चाकू के धार के समान होता है। हाफ मून स्टेक नाम, या हाफ मून अर्ध चंद्रमा। फिगर कौन सा? देखिए अर्ध चंद्रमा जैसा दिख रहा है, ये वाला फिगर देखिए, हाफ मून के जैसा अर्ध चंद्रमा के जैसा दिख रहा है।
किसी भी जाप को हमें इसी की तरह सर्कल में गोलाई में मोड़ना हो। क्वेश्चन में देखिए इसी टाइप से कुछ बोला था कि विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल, वृत्त के एक चाप के रूप में मोड़ने के लिए, बेवेल्ड ना सर्कल बेवेल्ड लाम। देखिए वृत्त आर्क ऑफ ए सर्कल, वृत्त का चाप, तो ये देखिए वृत्त के चाप जैसा है तो वृत्त के चाप में मोड़ा जा सकता है। इस तरह से अर्ध गोलाई में किसी चाप को मोड़ना तो उसका सपोर्ट लेके मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। ठीक है, बीक या बीक आयरन बोलते हैं, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यही हमारा बीक या बीक आयरन है। इस वाले देखिए बीक बोलते हैं इसी को, और इधर हमारा नॉर्मल हमारा फ्लैट हिस्सा होता है। बीक क्योंकि चोंच जैसा दिख रहा है ना, तो बीक बोल दिया जाता है। एक साइड बीक जैसा बना होता है, मतलब टेपर्ड हिस्सा बना होता है, टेपरिस हिस्सा होता है, और दूसरी साइड प्लेन होता है। जो प्लेन वाला हिस्सा है इस पर हम लोग सीम ज्वाइंट वगैरह लगा सकते हैं, सीट मेटल को रख करके सीम ज्वाइंट लगाया जा सकता है, या हल्का रिवेटिंग करना, हल्का फुल्का रिवेटिंग करना तो उसको भी इस पर रख करके किया जाता है। प्लस दूसरा वाला जो बीक वाला हिस्सा चोंच के जैसा, इस पर हम लोग देखते हैं टेपरिस है ना, टेपर हिस्सा में, तो किसी भी जॉब को टेपरित आकृति में मोड़ना हो, टेपर्ड आकृति में मोड़ना हो, वक्र आकृति में मोड़ना हो, तो इस हिस्से का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला अगर सीट मेटल वर्क में सहायक टूल का नाम, देखिए ये थोड़ा सा पीछे एक जगह मुझसे इसका मिस्टेक हुआ था, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि इसका जो यह फेस होता है ना, इस वाले को हम लोग क्या, जो ऊपर वाला हिस्सा ना, इसको फेस भी बोलता है। इस वाले ऊपर वाले हिस्से क्या बोलते हैं, फेस भी बोलता है, कहीं कहीं पे हेड बोल देता है, या कहीं कहीं पे हॉर्न बोल देता है। तीन नाम, फेस, हेड, हॉर्न। और इस वाले को क्या बोल देता है, तो इसको बोल देता है ना बॉडी या फिर टैंक। और जो नीचे वाला हिस्सा है स्क्वायर आकृति में बना होता है, इसको हम लोग हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। पार्ट्स के नाम जाने, सब में यही है। ऊपर वाला हिस्सा सबका फेस, हेड या हॉर्न कहलाएगा, या बीच वाला हिस्सा सबका बॉडी या साइन कहलाएगा, नीचे वाला हिल कहलाएगा, सबका वही है। ठीक है, एक का मैं बता दे रहा हूं, सबका ध्यान दीजिएगा। तो ये इसमें दरअसल मैंने पीछे वाले में मुझसे गलती ये हो गई थी कि जैसे यार राउंड बॉटम स्टेक है, या इसका नाम क्या है, ऑप्शन डी सही है, राउंड बॉटम स्टेक। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो ये आकृति होती है ना, ये गोलाकार आकृति, कैसे आकृति में बना हुआ है इसका फेस, फेस गोलाकार आकृति में बना हुआ है, लेकिन अवतल कैसे, ऐसे गहराई में बना हुआ, अवतल, अवतल लिए हुए बना होता। मैंने उत्तल बता दिया था, ध्यान दीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले पार्ट में गड़बड़ हो गया था। कानकेव, कानकेव का मतलब अवतल होता है, कानकेव का मतलब अवतल होता है, अवतल। ठीक है, ऐसे उत्तल कैसे होता है, जब ऐसे बना होता तब उत्तल होता, लेकिन इसका जो या फेस है ना, ऐसे गहराई बाउल कटोरे के जैसा, कटोरा होता है ना बाउल, कटोरे के जैसा गहराई लिया हुआ ऐसे बना होता है। इसका फेस जो होता है गोलाई में होता है, लेकिन बाउल की तरह गहराई में लिए हुआ बना होता है। तो किसी सीट को रख करके अगर आप इस पे पीटोगे तो क्या होगा, सीट में हालो टाइप का बन जाएगा। भाई सीट को पीटोगे तो सीट में भी बाउल जैसा आकृति बन जाएगी। तो मतलब हालो, सीट को हालो करने के लिए, हालो बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, राउंड बॉटम स्टेक का। ठीक है, चलिए बाकी देख लेते हैं क्या क्या। राउंड हैचेट स्टेक, अभी जस्ट पीछे बात हुई थी, हैचेट स्टेक हमारा शार्प बेंड हमें तीसरे धार पे मोड़ना हो तो हैचेट स्टेक का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, या फिर हेम बनाने के लिए भी, हेम मतलब जानते हो आप लोग, देखिए ये भी एक चीज ध्यान आके बता देता हूं। हेम का मतलब होता है जैसे कोई सीट है, कोई पतली सीट है, अगर बहुत पतली सीट है तो उसके किनारे क्या होंगे, आसानी से फट जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सीट खराब हो सकती है। तो जो पतली सीट होती है, मेन देखिए दिक्कत है, बीच से नहीं फटेगा जल्दी, किनारा फट गया तो उसी वाले पूरा फट जाएगा। तो हम लोग जो पतली सीटें होती है ना, तो उसके किनारे को कुछ दूर हम लोग क्या करते हैं, एक चक्कर थोड़ा सा इतना मोड़ देते हैं, हल्का सा मोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, किनारा मोटा हो जाएगा और वह फटेगा नहीं, इसी को हेम बोला जाता है। जब हम लोग सीट के किनारे को थोड़ा सा मोड़ करके मोटा बना देते हैं जिससे सीट हमारी फटे ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, हेम बोला जाता है। एक बार अगर मतलब थोड़ी मोटी सीट है तो एक बार मोड़ते हैं तो उसको सिंगल हेम बोलते हैं। पर अगर मान लीजिए ज्यादा पतली सीट है, अगर ज्यादा पतली सीट है तो उसके और गड़बड़ होने का चांस है, तो उसको हम लोग 2 बार मोड़ देते हैं। एक बार मोड़ेंगे फिर इसके बाद एक बार और मोड़ देंगे, क्योंकि पतली सीट है अभी भी उतना मोटा नहीं, तो 2 बार मोड़ देंगे जिससे किनारा उसका थोड़ा मोटा हो जाए, फटे ना। तो अगर 2 बार मोड़ देंगे तो डबल हेम, एक ही बार मोड़ रहे तो सिंगल हेम, 2 बार मोड़ दिए तो डबल हेम। तो इसको हेम को भी ऐसे हेम हमें सीधे भाई सीधे शार्प पेज में मोड़ना है, तो इसको भी मोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी पे रख करके यहाँ पे हम अपना रखेंगे और सीधे शार्प पेज में मोड़ देंगे, सपोर्ट प्रदान करके। ठीक है, तो शार्प पेज में मोड़ना हो, शार्प बेंड बनाना हो, या फिर हेम वगैरह को भी मोड़ना हो तो हम लोग हैचेट स्टिक का यूज कर लेते हैं। हेम बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था इसको, हेम। ठीक है, फनल स्टेक, फनल स्टेक पीछे बात हुई थी कीप की आकृति वाला। ठीक है, किसी भी जॉब को कीप की आकृति में हमें मोड़ना होगा तो बिल्कुल आसानी से इसका सपोर्ट लेकर के किया जा सकता है। हाफ मून स्टेक या चंद्रमा की आकृति में होता है, किसी भी वृत्त के सर्कल की तरह, हाफ सर्कल की तरह, मतलब चाप लगाना, वृत्त के चाप की तरह हमें मोड़ना हो, इसकी आकृति के हिसाब से मोड़ना तो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है, इस सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। देखिए सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम पूछ रखा है, हम लोग बारी बारी सबका देखेंगे। ग्रुप ज्वाइंट क्या होता है, त्रिया वाला, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ना, सिंपल कि एक हमारी सीट ऐसे है
दूसरी सीट हमारी कैसे ऐसे मोड़ देंगे, फिर दोनों सीटों को जब आपस में फंसा देते हैं, दोनों का जो ज्वाइंट तैयार होता है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रुप ज्वाइंट कहते हैं। देखिए वही है यहाँ पे कुछ नया नहीं, एक सीट देखिए हमारा ऐसे रखा हुआ है ना, और दूसरी सीट फिर इसमें ऐसे डाल करके ले आई गई है, ये सिंपल वाला। तो ये हमारा क्या ग्रुप ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। पेन डाउन ज्वाइंट, देखिए पेन डाउन, पेन से याद रखिए, पेन मतलब पेंदी में मतलब बाल्टी की पेंदी होती है ना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना कि बाल्टी की पेंदी में जो ज्वाइंट होता है ना, यही होता है पेन डाउन ज्वाइंट। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे याद आएगा, पेन डाउन मतलब याद आ जाएगा, पेन मतलब पेंदी में, पेंदी किसका, बाल्टी की पेंदी होती है, तो फिर यहाँ पर पेन डाउन ज्वाइंट मतलब जो बाल्टी में ज्वाइंट लगाया जाता है पेंदी में उसके ना, वो यही ज्वाइंट लगाया जाता है, पेन डाउन ज्वाइंट लगाया जाता है। देखिए कैसे होता है, तो इसमें देखिए हमारा कुछ वो नहीं है, मतलब एक हमारी क्या, एक सीट हमारी ऐसे है और दूसरी सीट क्या है, दूसरी को हम लोग इसमें ऐसे मोड़ करके ऐसे जोड़ दिए। तो जब इस तरह से जोड़ दिया जाता है, वही देखिए यहाँ पे है, ऐसे घुमा करके ऐसे, है ना, यह एक पॉइंट हमारा ऐसे है। तो जहां बाल्टी की पेनी में देखिए एक ऐसे ज्वाइंट लग जाएगा और दूसरा बाल्टी का सीधा ऐसे खड़ा रहता है, ये जो ज्वाइंट हमारा लगता है, ये हमारा क्या होता है, पिन डाउन ज्वाइंट होता है, ठीक है। नॉकडअप ज्वाइंट सेम यही ज्वाइंट है, बस थोड़ा सा फर्क है, यही हमारा नॉकडअप है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा दीजिए ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें जो है ना ये उल्टा हो गया है, फिगर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो अच्छा वो ध्यान दे दिया मैंने, ठीक है। क्या है हमारे पास, पेन डाउन और नॉक्ड अप ज्वाइंट, जो कि नॉक्ड अप और पेन डाउन, पेन डाउन वाला ना यह है, देखिए बाल्टी वाला यह है कि हमारा सिंपल है, एक हमारा इस तरह से सीट है, सॉरी एक सीट हमारी इस तरह से है और दूसरी सीट हमने इसमें डाल करके ऐसे खड़ा कर दिया, तब यह वाला पेन डाउन कहलाएगा, जो बाल्टी की पेदी में ज्वाइंट लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो गया था, चलिए और ऐसा करता हूँ मैं, देखो फिगर ऊपर नीचे हो जाएगा क्या, तो ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा ठीक रहेगा ना, ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है, अब ठीक है, अब सिंपल कर सकते हैं। देखिए पेन डाउन वाली ज्वाइंट हमारी यह वाली है, मैंने जैसा कि बताया, एक हमारी सीट ऐसे होगी, दूसरा ऐसे, कहाँ लगाया जाता है, तो इस टाइप का पेन डाउन ज्वाइंट जो होता है हमारा बाल्टी की तली में लगाया जाता है, ठीक है। नॉक्ड अप ज्वाइंट, तो यह पेन डाउन जो हमारा पेन डाउन ज्वाइंट इसी की जैसा होता है, बस क्या करे, ऐसे ज्वाइंट लगाने के बाद इस वाले ज्वाइंट को एक बार और ऊपर की तरफ मोड़ दे, तो हमारा नॉक्ड अप ज्वाइंट बन जाएगा। देख रहे ध्यान से, इस वाले को देखिए, इतना किया गया था ज्वाइंट में, इतना किया, इस वाले ज्वाइंट को एक बार और ऊपर की तरफ मोड़ दे, इसको ऊपर के नॉक्ड अप ऊपर की तरफ एक बार मोड़ दीजिए, तो देख रहे हैं उसी को, जब इसी को एक बार ऊपर की तरफ मोड़ देंगे तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह वाला वहीं पे है, यह वाला हिस्सा देखिए इस तरह से है, और एक बार हमने बस उसी ज्वाइंट को ऊपर की तरफ उठा दिया, यह वाला ज्वाइंट था एक बार ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो ये हमारा कौन सा बन जाता है, नॉक्ड अप ज्वाइंट बन जाता है। डबल ग्रुप ज्वाइंट, तो देखिए ये जो फिगर में दे रखा है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डबल ग्रुप ज्वाइंट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सीटें होती है, एक सीटिया हो गई और दूसरी सीटें हो गई, दोनों सीटों को इस तरह से मोड़ते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक तीसरा सीट यूज करते हैं, उनको ऐसे आपस में फंसा देते हैं, इसको कवर बोलते हैं, ठीक है। तो जब दो सीटों को जोड़ने के लिए तीसरी सीट यूज करके उसको आपस में जोड़ा जाए, तो सिंपल, जब दोनों को हमने आपस में फंसा दिया था तो ग्रुप ज्वाइंट, तब ग्रुप ज्वाइंट, लेकिन दो सीटों को जोड़ने के लिए तीसरी सीट हमने यूज किया, क्या किया अब हमने क्या किया, एक सीट ऐसे रखा, दूसरी सीट को मोड़ करके इसके बगल में ऐसे रखा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए तीसरी सीट की मदद से ऐसे जोड़ दिया, तब वो हमारा क्या कहलाता है, डबल ग्रुप ज्वाइंट, वही यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यह हमारा रूफिंग पैनलिंग वगैरह में यूज किया जाता है, छतों पे रूफिंग पैनलिंग जो की जाती है ना, उस पर यह वाला ज्वाइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है, स्निप के द्वारा हम लोग अधिकतम 1.2 mm तक की कटाई सीट कर सकते हैं, मतलब 1.2 mm मोटी सीट तक को काट सकते हैं, किसकी मदद से, स्निप की मदद से। देखिए ये स्ट्रेट स्निप दिखाया गया है, बेंट स्निप होता है, उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा मोटा सीट हो तो फिर उसके लिए हम लोग क्या, हैंड लीवर सीयर जो आता है, सीयर मशीन जो आती है, उसकी मदद से फिर कटाई करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या, भाई इसका नाम पूछ रहा है, क्या है, हाफ मून स्टेक है, कई बार बात हो चुकी है, बार बार बात नहीं करेंगे। फनल स्टेक की भी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, हैचेट स्टेक की भी पीछे बात हो गई है, राउंड बॉटम स्टेक की भी पीछे बात हो गई है, मैंने बताया भी था कि ऊपर वाले हिस्से को फेस, हेड या हॉर्न कहते हैं, इसको फैंक या बॉडी कहते हैं, इसको हील कहते हैं, बताया था ना। और इसका फेस कैसे होता है, अवतल लिए हुए, उत्तल नहीं अवतल लिए हुए होता है, कांकेव आकृति में बना होता है, हॉलो वगैरह बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्लियर हो गया, कौन सा हो गया भाई, हाफ मून स्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला करा, रिविट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए रिविट को अंतिम आकार देने का मतलब क्या है, रिविट को अंतिम आकार देने का, पहले ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ जाएंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि रिविट को अंतिम आकार देने के लिए, रिविट को अंतिम आकार देने का क्या मतलब है कि आखिर भाई रिविट का अंतिम आकार देने का, जैसे पहले हमारी रिविट होती है,
इस तरह से ना हम लोग रिविट को क्या करते हैं, अब इस रिविट को ठीक है, इसको दो प्लेटों दो सीटें होती है, पहले दो सीटों में होल किया जाएगा जिसको रिविट के द्वारा जोड़ना है। उन सीटों में होल करने के बाद उन होलों को एक सीट में लाने के लिए ड्रिफ्ट यूज करते हैं। ध्यान से समझिए कौन सा आखिरी स्टेप होगा, अंतिम आकार देने के लिए, मतलब अंतिम स्टेप की बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले सीट में होल होगा, दोनों सीट के होल को एक सीट में लाने के लिए, लाइन में लाने के लिए ड्रिफ्ट यूज करेंगे। सीट के होल एक सीट में आ गए, अब उसमें रिविट डाल देंगे। अगला प्रोसेस हो गया, रिविट डालने के बाद दोनों सीटों को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए रिविट सेट यूज करते हैं। जब दोनों सीटें एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो रिवेट सेट यूज किया जाएगा। और उसमें रिवेट सेट यूज करते हैं तो नीचे डॉली का सपोर्ट दिया जाता है। किसका? डॉली यह इस आकृति का होता है। आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा, डॉली चाय वाले की बात नहीं हो रही है भाई, यह डॉली हमारा दूसरा है, ठीक है। यह डॉली चाय वाला नहीं है, यह डॉली इस टाइप से बना होता है जो रिवेट की हेड को सपोर्ट प्रदान करता है। अगर हम लोग रिवेट के हेड को, जो हेड है नॉर्मल एनिमल वगैरह पे स्टेक पे रख करके इस तरह से रिवेट सेट यूज करते हैं तो उसका हेड खराब हो जाता है। तो हेड की आकृति का ही हम लोग क्या करते हैं, डॉली में स्पेस बना देते हैं जिससे हेड को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो हमारा अब अगला काम क्या हुआ, सीट को नजदीक लाने के लिए देखिए ये हमारा यूज किया गया है क्या, रिवेट सेट। ये सब मैं पीछे बता चुका हूं इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि देखिए रिवेट सेट है, ये दोनों हिस्सा यहाँ जॉब पे टकरा गया और सीट को नजदीक लाने में मदद कर रहा है, और इसके बीच में क्या है, रिवेट लगाया गया। तो रिवेट सेट सीट को नजदीक लाने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, जब सीट नजदीक आ जाते हैं तो लास्ट में हम लोग इस साइड भी क्या करेंगे, देखिए रिवेट का जो है टेल वाला हिस्सा है, इधर भी हमने लास्ट में क्या किया, हेड बना दिया। क्या बना दिया? हेड बना दिया। और हेड किसकी मदद से बनाया, रिवेट स्नेप की मदद से। किसकी मदद से? रिवेट स्नेप का। यही रिवेट को अंतिम आकार देने का काम कौन किया, रिवेट स्नेप किया, इसी ने लास्ट में उस साइड हेड बनाया। वही क्वेश्चन में पूछा भी था कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए, अंतिम आकार किसने दिया, रिवेट स्नेप ने दिया। यही रिवेट को लास्ट में रिवेट के टेल को हेड के रूप में बदला। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई, रिवेट स्नेप होता है जो अंतिम आकार देता है रिवेटिंग टूल में, ठीक है। बाकी ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट मैंने बता दिया, दो सीटों के होल को अलाइन करने के लिए। डॉली क्या है भाई, डॉली का भी बता दिया कि जब भी हमारा काम होगा रिवेट पे तो बार बार नीचे डॉली यूज करते हैं उसके हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। रिवेट सेट दो सीटों को नजदीक लाने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है इस रिवेटिंग दोस्त का नाम क्या है। देखिए ये रिवेटिंग दोस्त कौन था, पीछे आया था, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़ करके आ जा रहा है। हेड जब बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल आ जा रहा है। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि अलाउंस हमने ज्यादा दे दिया, टू मच अलाउंस। बात हुआ था ना, सैंक पर अगर अलाउंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रहेगा तो फिर हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल साइड में मतलब फैल कर जाएगा, साइड में एक्स्ट्रा मटेरियल फैल जाएगा हेड बनाते समय, ज्यादा अगर अलाउंस दे देंगे तो। सैंक पर अगर कम अलाउंस दे, भाई कम अलाउंस देंगे मतलब हमें जितना मटेरियल चाहिए था उससे आपने कम दे दिया। जैसे आपको मान लीजिए लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू बनाने के लिए, एक बड़ा लड्डू बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए, अगर आपको आदमी उससे ज्यादा मटेरियल दे दे तो इस तरह से एक्स्ट्रा लड्डू इधर उधर गिरने लगेगा। और अगर आपको आदमी कम मटेरियल दे दे तो आपका लड्डू क्या होगा, जिस साइज का बनाना था उससे छोटा बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुआ है कि जब हमें सैंक पर अलाउंस कम दिया गया, जो हेड बनाने के लिए हमें जितना लंबाई चाहिए था, जितना रिवेट इंटरफेरेंस चाहिए था हेड बनाने के लिए, उससे कम दे दिया गया, तो रिवेट का हेड देखिए क्या हुआ, छोटा बन गया। इधर तो नॉर्मल है पर इधर बनाते समय छोटा बन गया क्योंकि इसको सैंक पे लंबाई कम दिया गया, अलाउंस कम दिया गया। रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। देखिए ये वाला फिगर पीछे हमने देखा था कि इधर ठीक है, इधर देखिए एक साइड इतना और एक साइड इतना सा, तो सेंटर में नहीं है इसका हेड, थोड़ा इधर खिसक गया, ठीक है। रिवेट के सिरा सैंक के साथ लंबवत में नहीं है। यह भी हम लोग पीछे देखे थे कि इसका होल हमारा थोड़ा सा आगे निकल गया, इसका होल पहले रह गया, तो हमने जो रिवेट डाला है टेपर में चला गया, बिल्कुल इसकी तरह लंबवत नहीं रहा, टेपर में चला गया ना, भैया ऐसे ऐसे हो गया, लंबवत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला कह रहा है रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट। फ्लूइड टाइट ज्वाइंट का मतलब लीक प्रूफ ज्वाइंट। फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, ऐसा टाइट ज्वाइंट बनाएंगे फ्लूइड उसमें से लीक ना करे, या लीक प्रूफ ज्वाइंट। मैं पीछे ही आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि जो ड्रिफ्ट होता है दो सीटों के होल को अलाइन करने के लिए माइल्ड स्टील का बना होता है, 8 डिग्री और 19 मिनट का कोण होता है। रिवेट स्नेप यह हमारा लास्ट में रिवेट के टेल को हेड के रूप में बदलने के लिए, अंतिम आकार देने के लिए रिवेट स्नेप यूज किया जाता है। कॉकिंग टूल यह हमारा क्या होता है, आगे देख रहे इसका कटिंग एज पतला होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवेट के हेड को सीट से मिलाने के लिए और सीट को सीट से मिलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो फुलरिंग टूल होता है वह यह वाला है। इन दोनों में फर्क है कॉकिंग फुलरिंग में, इससे आगे कटिंग एज देख रहे हैं बहुत पतला है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई देख रहे हैं सीट की मोटाई के लगभग बराबर रहती है, और यह इस सीट को इस सीट से बिल्कुल अच्छे से मिला लेते हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बने। क्या बने, फ्लूइड टाइट ज्वाइंट, और लीक ना करे, या लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए, लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए हमारा यही यूज किया जाता है भाई, क्या, फुलरिंग टूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम, अभी मैंने पीछे बताया था। देखिए बेंट स्निप आपका यह वाला है, किस लिए यूज किया जाएगा? जब आंतरिक वक्राकार कटाई की बात करेगा, आंतरिक वक्राकार कटाई कहे, वक्राकार कटाई कहे या आंतरिक वक्राकार कटाई कहे या गोलाकार कटाई कहे, सबके लिए हम लोग सर्कुलर कटाई, गोलाकार कटाई, उसके लिए हम लोग बेंट स्निप यूज करते हैं। लेकिन वही बात करें क्या, स्ट्रेट स्निप कब बोलेंगे? जब यह रहेगा, जब बोले बाहरी वक्राकार कटाई, बाहरी वक्राकार कटाई की बात करें या सीधी कटाई की बात करें, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। बाहरी वक्राकार मतलब कोई हमारे पास सीट है, इसको बाहर बार हमें वक्राकार काटना है ना, ऐसे बाहर से हमें काटना है, तब उस केस में ऐसा यूज किया जाएगा। ठीक है, बाहर से काटने के लिए। आंतरिक वाले में क्या होता है, यह हमारी सीट है, यह हमारी सीट है, इसमें हमें बोला जाए कि अंदर अंदर वक्राकार कटाई करना, तब वो वाला होगा। ठीक है, लीवर शेयर, देखिए ये लीवर शेयर या हैंड लीवर शेयर कहिए, ये आपके सामने है, इसी का यूज मोटी सीट, अभी मैंने पीछे बताया था। 1.2 mm तक की सीट काटने के लिए हमारे पास यह बेंट स्निप या स्ट्रेट स्निप, 1.2 mm तक की मोटी सीट काटने के लिए। उससे ज्यादा मोटी हो तब लीवर शेयर या हैंड लीवर शेयर कहते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको क्या लीवर हैंडल कहते हैं, या बॉडी हो गया, या क्लैंपिंग डिवाइस हो गया, यहाँ अपर ब्लेड हो गया, लोअर ब्लेड हो गया, और बेस प्लेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। टिक कर दिया है, टिक कर दिया। ठीक है, अगला क्या है भाई, तीखे मोड़, शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है? शार्प बेंड, तुरंत मोड़ देना, किसका? कई बार बता चुका मैं, हैचेट स्टेक, जिसके पे चाकू के धार के समान एज होती है, यहाँ पे सीधे शार्प बेंड बना लिया जाता है। तो रखते हैं सीट को, सीधे हैमर से चोट करते हैं, शार्प बेंड बनता है, हैचेट स्टेक। फनल स्टेक, कीप की आकृति वाला, यह वाला याद आ गया होगा। हाफ मून स्टेक, अर्ध चंद्रमा के जैसा, यह वाला। बिग आयरन वाला, यह जो एक तरफ चोंच जैसा बना हुआ है, बिग आयरन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हैचेट स्टेक। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है इस स्टेक का नाम क्या, कौन सा भाई? आधा शंकु को काट के रखा गया है, ठीक है, कीप की जैसी आकृति कह सकते हैं, तो फनल स्टेक होगा। कहां गया भाई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक नया आ गया, या हॉर्स कह रहा है इसको, इसी को हॉर्स कहते हैं, या टिन मैन हॉर्स भी बोलते हैं। क्या? टिन मैन हॉर्स, हॉर्स कहिए या टिन मैन हॉर्स कहिए। इसमें देखिए दो भुजाएं होती है, दोनों भुजाओं पे वर्गाकार छिद्र बने होते हैं, और इनमें हम लोग इस स्टेक को लगा सकते हैं। देखिए वर्गाकार छिद्र, इनके नीचे जो हील है, इसका नाम मैंने बताया था ना, इसको क्या कहते हैं? हील कहते हैं, हील। तो यह हील क्या होता है? इस स्क्वायर वाले में चला जाता है। इसका यूज करते समय थोड़ा संभाल के यूज करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा वैसे यूज करेंगे तो इसके लंबी भुजा होती है तो टूटने का डर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बिग आयरन, तो यह तो बात हो गई है। बिग आयरन वाला एक तरफ हमारा प्लेन हिस्सा और एक तरफ चोंच के जैसा बना होता है, या नॉर्मल हमारा हल्का रिवेटिंग करना हो, या नॉर्मल जॉइंट वगैरह बनाना हो, सिम जॉइंट बनाना, तो इस पे रख करके काम कर लेते हैं, और वक्राकार वगैरह के लिए इस पे हम काम कर लेते हैं, टेपर हिस्सा के लिए उस पे कर लेते हैं। ठीक है, क्रीजिंग आयरन स्टेक, देखिए यह वाला, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह नया आ गया। क्रीजिंग आयरन स्टेक में कुछ हमारा क्या सिंपल हिस्सा, जिस पर हम लोग रख करके हल्का फुल्का सिम जॉइंट को अगर पीट के बनाना हो या फिर रिवेटिंग करना तो किया जा सकता है। प्लस इसमें मेन ये है जो ग्रुप कटा हुआ होता है, इस ग्रुप में क्या कर सकते हैं, जो हमारी पतली सीट वाली, जो कम गेज वाली पतली सीट होती है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पतली ट्यूब्स बनाने के लिए, जैसे ये देख रहे हैं ना, उन सीटों को इसमें रख करके पतली ट्यूब्स में, कम व्यास की ट्यूब्स में परिवर्तित किया जा सकता है। कम व्यास या पतली ट्यूब्स बनाने के लिए इस ग्रुप की मदद लेते हैं, क्रीजिंग आयरन स्टेक का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग? टीन की चादरों की सोल्डरिंग की बात कर रहा है। मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे के वीडियो देख लीजिए, एक दो वीडियो पहले देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया कि फ्लक्स के बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ। क्या बताया था कि यह दोनों जो रेजिन और पेस्ट है, यह दोनों हमारे नॉन कोरोजिव में आते हैं। मतलब अगर यह हमारे फ्लक्स यूज किए जाए और वो हमारे जॉब पे लगा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जंग नहीं लगता है। नॉन कोरोजिव फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कोरोजिव फ्लक्स, या फिर इनऑर्गेनिक फ्लक्स, सॉरी नॉन कोरोजिव फ्लक्स या फिर ऑर्गेनिक। ठीक है, और जो नीचे का दोनों जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों जो है हमारे, ये दोनों कौन से होते हैं? तो ये दोनों जो है मेरे, ये क्या कहलाएंगे भाई? कोरोजिव फ्लक्स। अगर ये हमारा जॉब पे लगा रह जाए तो जॉब पे क्या करता है? जंग लग जाता है। इसीलिए इन फ्लक्स को यूज करने के बाद उस जॉब पे से साफ करना जरूरी होता है। या फिर इनऑर्गेनिक फ्लक्स बोलते हैं, कोरोजिव फ्लक्स कहिए या इनऑर्गेनिक फ्लक्स कहिए, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा जो जिंक क्लोराइड है, इसको किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या ध्यान देना है? और हमें ध्यान देना है
इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था क्या, सीबीटी, क्या सीबीटी से मतलब कॉपर के लिए और बी से ब्रास की सीट हो, पीतल की सीट हो, ब्रास की सीट हो, और टी से टीन की सीट हो, टीन की चादर हो, इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है हमारा, इसको याद करने के लिए मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या साल अमोनिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साल अमोनिक भी बोलते हैं, साल अमोनिक भी बोला जाता है। इसको याद करने के लिए मैंने बोला था CIS याद रखिए, CIS मतलब कॉपर, आई से आयरन की सीट, और जो हमारे पास S हो गया, S से स्टील। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और इसमें देखिए दो और होते हैं ना इनऑर्गेनिक कोरोसिव फ्लक्स में, एक बताया था क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो GI सीट के लिए यूज किया जाता है, एक फास्फोरिक वाला बताया था फास्फोरिक एसिड जो हमारा किसके लिए फास्फोरिक वाला यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील के लिए मुख्यतः। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे किसका पूछा था, टीन की चादर, टीन की चादर किसमें है, टीन की चादर हमारा जिंक क्लोराइड वाले में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया गया है। देखिए मैं आपको पीछे ही बताता हूँ, रूफिंग और पैनलिंग के लिए जो आजकल हमारा फॉल सीलिंग वगैरह होता है, रूफिंग पैनलिंग इस टाइप से, तो ऐसे में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डबल ग्रुप सीम। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था डबल ग्रुप सीम में क्या था, देखिए ये वाला फिगर हमारा डबल ग्रुप सीम में है, इसमें एक सीट हमारी ऐसी होती है, दूसरी सीट को हम लोग ऐसे मोड़ करके साइड में रखते हैं, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए तीसरी सीट के द्वारा इनको कवर करके आपस में मिला करके जोड़ा जाता है, डबल ग्रुप सीम कहलाता है। ठीक है, लैप सीम क्या है, दो सीटों को आपस में एक दूसरे पे चढ़ा करके ऐसे सिंपल जोड़ा जाए तो लैप सीम। डबल सीम क्या कहलाएगा, देखिए यह जो है हमारा ना, यह जो इतना पूरा मेरा फिगर है यह किसका है, डबल सीम का, यह इतना जो पूरा फिगर। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए कुछ नया चीज नहीं, इसमें देखिए एक सीट हमारे पास यह होगी, दूसरी सीट हमारे पास यह होगी, दो सीटें, एक सीट को हमने ऐसे मोड़ लिया, सॉरी एक सीट को हमने ऐसे 90 डिग्री मोड़ लिया। ठीक है, ऐसे सीधा दिख रहे हैं ना, वही मुड़ा गया है पहली सीट जो है हमारी, या इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि ये देखिए हमारी सीट कुछ इस तरह से है। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पर मतलब एक सीट हमारी ऐसे मुड़ के तैयार कर, दूसरी सीट इस तरह से देख रहे हैं ना, ऐसे मुड़ तैयार कर ली। अब क्या किया जाएगा, इस सीट को उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे, मतलब यह जो इस टाइप से हमारा बना हुआ था इसको उठा करके हम लोग ला करके इसमें डाल देंगे। सारी बात समझ में, इसको उठा करके लाया हम लोग इसमें डाल दिए, वही देखिए यहाँ पे किया गया, यह थी यह सीट थी, इस सीट को उठा के इसके अंदर डाल दिया गया इस वाले फिगर में। उसके बाद अगले में क्या किया गया, अब इस वाले को हैमर से पीट करके मोड़ेंगे, इसको देखिए आधा मोड़ा गया, पूरा मोड़ दिया, जब इस तरह पूरा मोड़ देते तो यही हमारा क्या कहलाता है, डबल सिम कहलाता है। तो पूरा स्टेप वाइज दिखाया गया है कि कैसे कैसे किया गया। ग्रुप सिम क्या है, तो ये हम लोग पीछे ही देख चुके हैं कि ग्रुप सिम यह वाला हमारा ग्रुप सिम है, इसमें दो सीट थी, एक सीट ऐसे और दूसरी सीट हमारे पास इस तरह से थी, तो इसको डायरेक्ट ला करके इसमें फंसा करके जब इन दोनों ज्वाइंट को जोड़ देते हैं तो ये हमारा ग्रुप सिम कहलाता है। ठीक है, और जब इन्हीं दोनों सीट को जोड़ने के लिए एक तीसरे कवर का यूज कर लिया जाए तब डबल ग्रुप सिम कहलाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। रिवेट इंटरफेरेंस में आप लोगों को पीछे भी बार बार बताया हूं, जब हमारा कोई रिवेट होता है भाई, जब हमारा कोई रिवेट होता है तो रिवेट का दूसरी साइड टेल होता है, तो दूसरी साइड हेड बनाने के लिए हमें क्या होता है, कुछ लंबाई चाहिए होती है, तो रिवेट के हेड पे दूसरे छोर पे, रिवेट के टेल के साइड मतलब रिवेट के दूसरे छोर पे हेड बनाने के लिए, दूसरे छोर पे क्या होता है, दूसरे छोर पे हेड बनाने के लिए हमें जितनी लंबाई की जरूरत होती है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, रिवेट इंटरफेरेंस कहलाता है, रिवेट इंटरफेरेंस। ठीक है, दूसरे छोर पे हेड बनाने के लिए जितनी लंबाई साइज की हमें जरूरत पड़ती है वही रिवेट का इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कोई है क्या, देखिए यहाँ पे लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड बनाने की लंबाई, कि हमें रिवेट का हेड बनाने के लिए कितनी लंबाई की जरूरत पड़ी, वही रिवेट इंटरफेरेंस, मैंने पीछे भी आपको बताया था। यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हम सच तरह यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होगा, हम फैक्टर आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.global-ITI.org। इस वेबसाइट पे जाइए, खोलते ही पहले ही आपको होम पेज पे पहला ही टैब मिलेगा ITI नीमी मॉक टेस्ट, उस पर क्लिक कीजिए, वहां जाकर के टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद आइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना कर लेंगे आप तो बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।